Okay, so we'll start with our first backend class today. So yes, backend. So the question is, what is a backend? हाँ जी, आप में से कोई भी आंसर करना चाहे कि एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर के लिए बैकएंड क्या चीज है? व्हाट इज अ बैकएंड? सर बेसिकली बैकएंड इज अ सर्वर जहाँ पे हमारा सारा काम लॉजिक हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी डेटा की रिक्वेस्ट आती है, मतलब पोस्ट गेट रिक्वेस्ट सारा बैकएंड पे हो पाता है। जैसे हमने कोई क्वेरी दी, उस क्वेरी का कोई आंसर आता है हमारे पास, उससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल आता है हमारे पास, तो जो भी रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट का जो भी रिस्पॉन्स आता है सर, वो बैकएंड होता है हमारा। ओके, गुड, वेरी नाइस आंसर निखिल। एनीबडी एल्स जो बताना चाहे, कुछ भी बताना चाहे बैकएंड के बारे में? सर हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइक बैकएंड रेफर्स टू एनी पार्ट ऑफ अ वेबसाइट जिसको यूजर नहीं दे सकता। एज अ यूजर इंटरफेस के जो हमारा फ्रंट एंड होता है वो कॉन्ट्रास्ट होता है बैकएंड से, जो कि विच रेफर्स टू अ प्रोग्राम्स और वेबसाइट्स यूजर इंटरफेस, जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता बैकएंड से। गुड गुड गुड, ओके। सर बैकएंड का कोड यूजर नहीं देख सकता। बैकएंड का कोड यूजर नहीं देख सकता, गुड। एनीबडी एल्स? सर बेसिकली वही है, जो चीज हमारी यूजर होता है वो तो फ्रंट एंड का ही काम देखता है, वो तो अपना बेसिकली अपना देखेगा जो उसके सामने है। डेफिनेटली। तो क्या प्रोसेसिंग हो रही है वो सारा बैकएंड का काम रहता है कि कोई भी अगर वो डेटा उसको अपना करना है, एक्सट्रैक्ट करना है या डेटा सेव करना है, Right. या कोई सी आउटपुट अपना दिखाना, वो सारा बैकएंड का वर्क होता है। गुड गुड गुड, ओके। एनीबडी एल्स? पीयूष, अर्जित, आप में से कोई बताना चाहे? अनुभव? बैकएंड बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है, मींस ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए। ओके, एंड कोई डेटा अगर फेच करना है किसी को और अपने पास स्टोर रखना है आपको, Yeah. तो दैट व्हाई वी नीड दैट। ठीक है, ठीक है। पीयूष? बैकएंड का कोड है ना, यूजर से हिडन रहता है। हाँ, ठीक है, ओके। सो अब आप लोग देखो, एक एस्पेक्ट आप लोगों को बहुत क्लियर है, जैसा कि आप लोगों ने आंसर किया उससे मेरे को समझ में आया कि एक हमारे पास है एप्लीकेशन का फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। ठीक है, एक फ्रंट एंड है जो यूजर की साइड है, ये जो साइड है ये यूजर की साइड है, यूजर इसको देखता है, यूजर इससे इंटरेक्ट करता है और इसके थ्रू वो बैक एंड से, बैक साइड से इंटरेक्ट करता है। मींस क्वेश्चन यहां से आते हैं, क्वेश्चन जो है वो इस पॉइंट से आते हैं और आंसर जो है वो बैकएंड के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, इसके साथ में एक चीज और है कि बैकएंड के अंदर और थोड़ी सी प्रोसेसिंग ऐड ऑन होती है और वो होती है जो हमारी एपीआई मतलब प्रोसेसिंग होती है ना, कि जो रिक्वेस्ट हमारे पास यहां से आ रही है, देखो जो रिक्वेस्ट फ्रंट एंड जनरेट कर रहा है वो रिक्वेस्ट हमारे एपीआई प्रोसेसर्स के थ्रू हमारे डेटाबेस के अंदर जाती है और यहां से डेटा रिटर्न होता है और वो हमारे फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। ये बेसिक सा काम है, ठीक है, जो काम हम लोग हर एक एप्लीकेशन बनाते टाइम हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बैकएंड की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, अभी हम लोग फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैकएंड की बात कर रहे हैं। तो बैकएंड के अंदर हम लोग कितनी बात करेंगे? हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन की बात करेंगे। एक तो डेटाबेस जिसकी हम यहां पे बात करेंगे और दूसरा होगा एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। ठीक है, डेटाबेस से डेटा फेच करना है या डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, ये पूरा का पूरा काम करता है एपीआई। और इसके आगे फ्रंट एंड में हम लोग चाहे तो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हम एंड्रॉइड यूज करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड हम लोग यहां पे बना सकते हैं। ठीक है, फ्लटर की हम लोग अगर एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं फ्लटर की एप्लीकेशन बना सकते हैं। नोड की एप्लीकेशन चाहे तो नोड जेएस के अंदर एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं। रिएक्ट की चाहे तो रिएक्ट की बना सकते हैं। इवन विंडोज की अगर हम चाहें तो विंडोज की भी एप्लीकेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। और इसके अलावा वेबसाइट्स और वेब पोर्टल या जो भी हम लोग यहाँ पे डेटा चाहते हैं वो डेटा हम लोग यहाँ पे मतलब वो फ्रंट एंड हम लोग उस टेक्नोलॉजी के अंदर डिजाइन करके और उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अपने एपीआई के साथ में सबमर्ज करके और अपने बैकएंड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हम लोग काम एपीआईज और डेटाबेस के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो जब हमें ये चीज पता है कि हम लोग बैकएंड के अंदर डेटाबेस और एपीआईज के ऊपर काम करने वाले हैं, तो टेक्नोलॉजी हम लोग कौन कौन सी यूज करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग कोर्स में ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को कि एपीआईज के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सप्रेस जेएस, ओके, और डेटाबेस के लिए हम लोग यूज करेंगे मोंगो। ठीक है, अब हमें अपने सिस्टम में मोंगो सर्वर
और एक्सप्रेस जेएस को कॉन्फ़िगर करना है इस तरीके से कि हमारे पास एक डेटाबेस वाला एक कंसेप्ट बन के आए और उस डेटाबेस को हम एक्सेस कर पाए। ठीक है, इनको एक्सेस करने के लिए हम लोग जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो होता है पोस्टमैन। ये पोस्टमैन सॉफ्टवेयर जो है, ये एप्लीकेशन जो है हमें हेल्प करता है हमारे डेटा को, हमारे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। बट स्टार्ट करने से पहले, ये पूरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आप में से मुझे बताइए कि गिट की कमांड्स और गिट के वर्किंग स्ट्रक्चर के साथ में आप में से कितने लोग कंफर्टेबल हैं, कितने लोगों को गिट का सारा सिस्टम पता है कि गिट में पुल और पुश कमिट करना है और वो पूरा सिस्टम कितने लोगों को पता है? सर काम किया हुआ है। ओके, राहुल का ओके आ गया है। सर आई नो दैट। ओके यस सर। ओके, पीयूष मुझे थोड़ा बहुत पता है। ओके, थोड़ा बहुत पता है, कोई बात नहीं। अरिजीत यस सर, काम किया है। ओके, और अनुभव? हाँ सर, फर्क है थोड़ा। ओके, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग इसको करते रहेंगे तो बेसिकली आपको, अब इसका मतलब ये है कि मैं आपको गेट का मतलब बिल्कुल बेसिक आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक रिवीजन टूर के हिसाब से आपको एक छोटा सा हिंट दूंगा, एक छोटा सा काम दूंगा। मैंने आप लोगों को गिट्स पे ना रिक्वेस्ट भेजी थी कोलैबोरेशन की। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने लोगों ने कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया हुआ है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे गिट के अंदर एक्सेस में कोलैबोरेशन। एक तो आदित्य शुक्ला का पेंडिंग है, एक सिद्धांत आपका पेंडिंग है। ठीक है, जॉयता आपका भी पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, निशा मेहरा और पीयूष आपका सबका पेंडिंग दिखा रहा है गिट पे अपने। हाँ, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, जैसे आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे ना अभी जो हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, वो एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोग उसको कमिट कर देंगे सो डेट कि आप सबके पास में उसकी एक इमेज जो है वो क्लोन कर सकें आप लोग। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक डेटाबेस। ठीक है, और उस डेटाबेस को अपने एपीआईज के साथ में लिंक करना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए मैंने आपको बताया हमें चाहिए मोंगो सर्वर। हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल करके रखेंगे अपने सिस्टम के अंदर, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम लोग नोड इंस्टॉल किया था हम लोगों ने, नोड के अंदर भी हम लोग काम करेंगे, साथ साथ साइड बाय साइड काम करते रहेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। हमेशा ये ध्यान रखना कि मोंगो की सर्विस और जो हमारा ये नोड की सर्विसेज हैं, दोनों एक साथ हमें चलानी पड़ती है, तब जाके हमारा हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मोंगो सर्विस एक्टिवेट करनी है तो मैं अपने इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि क्लियर स्क्रीन मिले हमें। ओके, तो मेरे को मोंगो सर्विस एक्टिवेट करनी है, मेरे पास मोंगोडीबी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मोंगो एक कमांड लिखूंगा मोंगो, और मोंगो कमांड लिखते ही ये मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई है। ठीक है गाइज, मोंगो की सर्विस स्टार्ट हो गई है, मोंगो की सर्विस स्टार्ट हो गई। अब मुझे इसमें डेटाबेस बनाना है, एक डेटाबेस बनाता हूं यूज। ठीक है, और इसके अंदर डीबी नेम मतलब डेटाबेस का नाम मैं इसके अंदर कुछ भी डाल सकता हूं। मैं अगर सपोज करो सैंपल डालता हूं, एक डेटाबेस का नाम मैंने डाला तो सैंपल, ये यहां पे स्विच टू डीबी सैंपल दिखा रहा है। लेकिन ये जो डेटाबेस है ये बन तो गया है, बट एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये बन गया है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मोंगोडीबी के अंदर जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर जब तक कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है, तो तब तक वो डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर इस डेटाबेस को हमें देखना है कि ये डेटाबेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोंगो कंपास अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखते हैं। मोंगो कंपास हमारे लोकल सर्वर के साथ में कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के बाद में हमारे पास यहाँ पे हमें दिखाता है कि कितने डेटाबेसेस हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। तो देखो, मोंगो सर्वर सर्विस स्टार्ट करने के बाद मैंने मोंगो कंपास ऑन किया है। जैसे ही ये कंपास ऑन हो जाएगा तो यहां पे ये बोलेगा कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट करिए अपनी। तो कनेक्शन स्ट्रिंग देखने के लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, यहां पे देखो, यहां पे दिखा रहा है मोंगो सर्वर वर्जन, और उससे ऊपर देखो कनेक्टिंग टू मोंगोडीबी :/ ये पूरे ऊपर आईपी एड्रेस दे दिया इसने। तो मैं क्या करूंगा, इसी आईपी एड्रेस को, लोकल आईपी एड्रेस को कॉपी करूंगा, यहां से मैंने कॉपी, और यहां पे मैं कर दूंगा पेस्ट और कनेक्ट करूंगा। तो इस सेक्शन में मेरे पास जितने भी डेटाबेसेस ऑलरेडी बने हुए हैं वो सारे डेटाबेस यहां पे दिखाएगा। ठीक है, अब मैंने यहां पे डेटाबेस क्या बनाया था, दोबारा मोंगो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यूज सैंपल स्विच टू डीबी सैंपल, ये डीबी सैंपल एक डेटाबेस बन गया है, लेकिन यहां पे दिखा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, वहीं से टर्मिनल से ना इस डेटाबेस के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं।
रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, डेटाबेस का है db डॉट यूजर डॉट इंसर्ट और इसके अंदर नो सीक्वल स्ट्रक्चर के अंदर मैं नेम कॉलन और इसको मैं करता हूं एंटर। ये राइट रिजल्ट इंसर्टेड हो गया। अब मैं यहां पे इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखो सैंपल के नाम से एक डेटाबेस बन गया है, ये आ गया। 16 किलोबाइट का साइज दिखा रहा है, इसमें एक रिकॉर्ड है, कलेक्शन कितना है 1 और उसके अंदर इंडेक्सेस कितने हैं 1, मतलब टोटल रिकॉर्ड 1 है। क्लिक करेंगे तो यूजर नाम की टेबल बन गई। टेबल के अंदर देखेंगे तो यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है जिसके अंदर नाम जो मैंने निमित डाला था वो नेम निमित यहां पे स्टोर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि यार ये डेटाबेस किस तरीके का है। आप में से कितने लोगों ने मोंगोडीबी के ऊपर काम किया है या नो सीक्वल आर्किटेक्चर के ऊपर काम किया है? आप में से कोई बता सकते हैं किसी ने भी किया हो अगर मोंगोडीबी या नो सीक्वल आर्किटेक्चर पे? यस सर। अर्जित ने किया है, सर किया है। निखिल ने किया है, ओके गुड। अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं एक बार ब्रीफली मैं आपको इस चीज के बारे में बता देता हूं। देखो डेटाबेस के लिए हमारे पास दो तरीके की टेक्नोलॉजीज होती हैं, एक होती है सीक्वल बेस्ड और अभी जो लेटेस्ट जो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होती हैं एप्स वगैरह में यूज होती हैं सबसे ज्यादा, वो होती है नो सीक्वल। ठीक है, सीक्वल मतलब एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? एसक्यूएल का क्वेरी लैंग्वेज, बिल्कुल STRUCT स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, और नो सीक्वल में मतलब जहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब कि डेटा का कोई स्ट्रक्चर का मतलब है कि यहां पे ना टेबल्स नहीं बनती। जैसे हम लोग एसक्यूएल के अंदर जब भी काम करते हैं, जब आप लोगों ने कभी भी एसक्यूएल के अंदर काम किया होगा तो उसके अंदर हमेशा टेबल्स बनती हैं जिसमें एक हेड रो होती है, ठीक है, और उसके बाद में अलग अलग रोज होती हैं, उसमें डेटा कलेक्ट होता रहता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो काम नहीं होता, यहाँ पे सिस्टम सिंपल होता है। कैसे? हम लोग सिर्फ इतना काम करते हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर में ऑन करता हूं और हम लोग सिर्फ सिंपल काम करते हैं। कैसे? ओपनिंग ब्रेसेस लगाते हैं, क्लोजिंग ब्रेसेस लगाते हैं और इसके अंदर बीच में हम लोग अपने ये जो रिकॉर्ड है वो जनरेट करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड जनरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंगल कोट लगाऊंगा, फील्ड का नाम लिखूंगा। फील्ड का मतलब कॉलम का नाम, जो आप लोग एसक्यूएल में कॉलम लिखते थे वो फील्ड का नाम लिखूंगा, लाइक नेम। कॉलन लगा के मैं उसकी वैल्यू दूंगा, ये है की, नेम जो है वो की है और यहां पे मैं उसकी वैल्यू दूंगा, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, सिंगल कोट्स में, कॉमा लगा के नेक्स्ट क्लास, सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स के अंदर मैं डालता हूं 12, कॉमा लगा के नेक्स्ट फोन नंबर, तो उसके बाद में सिंगल कोट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और जहां पे मेरे को लगे कि हाँ यहाँ पे रिकॉर्ड एंड हो गया, अब मुझे इसके अंदर कुछ और नहीं डालना है, तो वहां के आगे मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा। लास्ट एलिमेंट के आगे हम लोग कॉमा नहीं लगाते, जिससे कि हमारे सिस्टम को ये पता लग जाता है कि यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब मोंगो कंपास के अंदर देखोगे तो यहां पे देखो ऑब्जेक्ट ये बना हुआ है, ये आईडी अपने आप बना के देता है बाय डिफॉल्ट। जब भी हम लोग मोंगोडीबी के डेटाबेस के अंदर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, कोई भी फ्रेश रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो वो आईडी जो है वो अंडरस्कोर आईडी नाम से एक की बनाता है और उसकी अपने आप एक बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट आईडी बना करके उसको ऑलरेडी स्टोर कर देता है। जैसे प्राइमरी की होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम होता है, ये ऑटोमेटिक है, ये अपने आप जनरेट होता है हर रिकॉर्ड का। तो उसके अंदर है, उसके अंदर जो भी हम रिकॉर्ड डालेंगे वो रिकॉर्ड यहाँ पे इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे हम इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे इस फॉर्म में देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्लिक करते ही देखो ये उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमने वहां पे डेटा डाला था। ठीक है, उसी फॉर्म में यहाँ पे डेटा हमारे ब्रेसेस के अंदर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पूरा रखते हैं। और NoSQL के अंदर अगर हमें करना हो कि 2 या 3 कंबाइन करनी हो रोज को, तो उनको भी कंबाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर मैं इसके अंदर एक और रिकॉर्ड एंटर करता हूं और इसमें लिखता हूं एड्रेस, राइट, कॉलन लगाया, और उसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसको ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस देता हूं, जिससे कि इस रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड्स आ जाए। तो उसके अंदर क्या करेंगे, एड्रेस के अंदर सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रीट, कॉलन, और स्ट्रीट के अंदर डाल दिया स्ट्रीट नंबर 3,
कॉमा, स्ट्रीट के बाद नेक्स्ट लिया हमने स्टेट, दिल्ली, देन इसके बाद कंट्री, इंडिया, एंड इसको यहीं पे छोड़ दिया। तो एक एड्रेस वाले कॉलम के अंदर हमारे पास 3-4 एलिमेंट आ गए। अगर हमें एक्सेस करना हो तो हमें क्या, एड्रेस डॉट स्ट्रीट, एड्रेस डॉट स्टेट, एड्रेस डॉट कंट्री, इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे ना नो स्ट्रक्चर, जो नो सिक्वल क्वेरीज होती हैं, मतलब जो नो सिक्वल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बनता है। इसके अंदर बेनिफिट क्या है, आप में से कोई बता सकता है क्या बेनिफिट दिख रहा है आपको इसके अंदर? सर अगर कल को कुछ अपडेट करना पड़ेगा हमें, तो इसके अंदर हम तो सिंपल डेटा टाइप का नाम, मतलब कि जो हमें डेटा स्टोर करना है उसका नाम और उसकी वैल्यू देते हैं। उसकी वैल्यू तो मान देंगे। लो कि कल को अगर हमें किसी का रोल नंबर भी स्टोर करना है, हाँ, हाँ। तो सर उसके लिए हमें एक नया मतलब रो मतलब कॉलम क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, हम सिंपल यहाँ पे उसका नाम दे देंगे और उसकी वैल्यू। राइट। चेंजेस करने इजी है। राइट, ये एक रीजन ये हो गया। और कोई रीजन बता सकता है? सर ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई हमें पर्टिकुलरली कोई और एक हमें डेटा इंसर्ट करना है, हमें उसका क्लास नहीं बताना है, Right. तो हम वो डेटा भी नहीं दे सकते। तो वो अगर हम एसक्यूएल में देते तो वो नल वैल्यू अपना ले लेता। हाँ। इसमें वो चीज नहीं रहेगी। इसमें वो चीज नहीं रहेगी। लाइक फॉर एग्जांपल इसी को पूरे को मैं कॉपी करता हूं, इस रिकॉर्ड को कॉपी करके मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद में मैं क्या करता हूं, एक नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसका राहुल का मैंने सपोज करो डेटा रखना शुरू किया, मुझे उसकी क्लास का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डालूंगा ही नहीं और ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, ये कोई एरर नहीं है, ये इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा। और इसके अंदर ये भी है कि आपके पास जो पहले से अगर प्री डिफाइंड जो अपने स्ट्रक्चर, जैसे एसक्यूएल के अंदर हम लोग डिफाइन करते थे कि हमें ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए और इसके अलावा हम कुछ भी करेंगे तो हमें पूरा डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा, वो वाला सिचुएशन यहाँ पे पूरी तरीके से नल एंड वॉइड है। यहाँ पे वो सिचुएशन है ही नहीं। यहाँ पे आपके पास जितना किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड में जितना डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लाइक इससे अगले वाले में आपको सपोज करो 2 फील्ड ऐड ऑन करनी है, ठीक है, और वो फील्ड वो है जो प्रीवियस वाले में है ही नहीं, मतलब प्रीवियस वाले दोनों में ही नहीं है, वो ऐसी फील्ड है, तो उनको भी आप इंस्टोर कर सकते हैं, वो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में इंस्टोर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बेनिफिट होते हैं। ये बहुत बेसिक सा बेनिफिट हमें लिख रहा है कि हाँ ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा बेनिफिट है, लेकिन जब हम लोग एक्चुअल ऐप बनाते हैं ना, जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं, तो जैसे अभी मैं आप लोगों को आज जो टास्क दूंगा वो टास्क होगा कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए एक यूजर को कंपनी को क्या क्या डेटा प्रोवाइड करना होता है, अपना पर्सनल डेटा क्या क्या प्रोवाइड करना होता है, वो डेटा प्रोवाइड करने के लिए जो जो फील्ड्स चाहिए वो फील्ड आपको सिलेक्ट करनी है। आप सपोज कीजिए कि आज की डेट पे आप इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं, तो आपको 50 फील्ड्स हैं जो आपको फिल करनी पड़ती हैं इंश्योरेंस खरीदते टाइम। सपोज कीजिए 50 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 50 फील्ड्स यू हैव टू इंसर्ट। बट आने वाले टाइम में हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर कुछ अपग्रेड हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये 50 फील्ड 60 फील्ड्स हो जाएंगी। तो अगर एसक्यूएल या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी वाला सिस्टम होगा तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे के पूरे डेटाबेस को चेंज करना पड़ेगा, और हर एलिमेंट, हर पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए, जो एग्जिस्टिंग हो या ना हो, उन सब रिकॉर्ड्स के लिए हमें वो सारी फील्ड फिल करनी पड़ेंगी, फिर उनको अपडेट करना पड़ेगा। यहां पे वो सिचुएशन है ही नहीं कि पुराने वाले पे जो डेटा पड़ा हुआ था वो डेटा तो हमारे पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए वाले जो बंदे हैं, जो नए हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, तो उन नए यूजर्स के लिए हम नया डेटा लेंगे, पुराने वाले का पुराने डेटा के हिसाब से चलेगा, नए वाले का नए डेटा के हिसाब से चलेगा। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस यहां पे एड ऑन हो जाती हैं। ओके गाइस, सो देखो मैंने आप लोगों को अभी जो बताया वो ये था कि हमने एक मोंगोडीबी सर्विस स्टार्ट करी टर्मिनल के अंदर अपने। जो हमारा मोंगोडीबी का अगर आप विंडोज सिस्टम के अंदर डालोगे तो मोंगोडीबी अलग तरीके से काम करेगा, उसकी कमांड्स भी थोड़ी सी अलग होगी, वो मोंगो के आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, बट यहां पे क्या है कि हमें मोंगो सर्वर स्टार्ट करना है, तो हम लिखेंगे मोंगो सर्वर स्टार्ट, ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो मैं जैसे कंट्रोल से करता हूं, अब वो बाय कह के हमारा सर्वर ऑफ हो गया। मोंगो स्टार्ट किया मैंने सर्वर, और इसके अंदर मुझे लिस्ट ऑफ डेटाबेस वगैरह सब कुछ देखना हो तो वो हमारे पास अलग अलग कमांड्स हैं, वो कमांड्स आप लोग देख सकते हैं। हमें उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ये पूरा का पूरा काम जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना आप लोगों को, ये पूरा का पूरा काम हम लोग यहां से करने वाले हैं। मीन्स के अपने VS कोड से हम लोग एक नया फोल्डर, मतलब एक नया वो बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे नोड का,
ठीक है, जो एक्सप्रेस के साथ में काम करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा बैकएंड जो है ना, हम लोगों को स्टार्ट करना है, तो हम लोग बैकएंड कैसे बनाते हैं और कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये डेटाबेस वाला पार्ट था। सबसे पहले डेटाबेस हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने एक मोंगो कमांड से यूज और डेटाबेस का नाम डाल के db नेम डाल के हमने एक डेटाबेस बना लिया। उसके अंदर एक सैंपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, एक डेटाबेस तैयार हो गया हमारा। हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो मोंगो सर्वर है वो सही काम कर रहा है। इस वाले जो पर्टिकुलर शोन वाला जो है हमारा आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस पे हमारा सर्वर सही काम कर रहा है, क्योंकि हमारे कंपास के अंदर ये कनेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यूजर यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, एक्चुअल बैकएंड तैयार करेंगे। अब एक्चुअल बैकएंड का मतलब है कि हम लोग नोड और एक्सप्रेस के साथ ही दोनों काम, एक मिनट व्हाइट बोर्ड ही रहा, हाँ, नोड और एक्सप्रेस को यूज करके ही हम लोग डेटाबेस भी तैयार करेंगे और हम लोग उस डेटाबेस के लिए एपीआईज भी तैयार करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना हमारा एक शॉट में तैयार हो जाएगा कि जैसे ही हमें कुछ भी काम करना हो या कुछ भी अपडेट करना हो या कुछ भी चेंजेस करने हो, तो हम यहाँ पे अपना नोड जेएस के अंदर जो हम अब चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे हमारे मोंगो पे और साइड बाय साइड एपीआईज पे। ठीक है गाइस, तो एपीआईज के साथ में किसने काम किया है अब से पहले? यस सर। ओके, एपीआईज बनाए हैं या सिर्फ यूज किया है? यूज किया है, fetch यूज किया है सर, और कुछ रेस्ट एपीआई बनाए भी हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, जिन्होंने रेस्ट एपीआई बनाई है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने यूज किया वो भी अच्छी बात है। आपको स्ट्रक्चर पता लग जाएगा, सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो एपीआई जिन लोगों ने यूज नहीं किया उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं। एपीआई क्या होते हैं कि हम लोग ना डायरेक्ट एक कनेक्शन स्ट्रिंग डालते हैं, मतलब एक यूआरएल डालते हैं, और उस यूआरएल पे एक प्री फॉर्मेट जेसन फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डेटा फैच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कौन से कोविड वाला एपीआई देखते हैं, कोविड एपीआई, ठीक है, एक प्री डिफाइंड हमारे पास एपीआई मिल जाएगा हमें, जो पहले से बना हुआ होगा। हमें सिर्फ उसको देखना है। देखो ये इन्होंने http covidapi.com के नाम से यहाँ पे हमारे पास गेट बना हुआ है एक, इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम इसको चाहे तो अपने वेब ब्राउजर में भी कर सकते हैं और हम इसको पोस्टमैन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको पोस्टमैन में स्टार्ट कर देते हैं, इतना हम वेब ब्राउजर में इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये लिंक मैंने सिलेक्ट किया और इस लिंक पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद देखो ये मेरे पास आ गया डेटा। ठीक है, ये मेरे पास सारा का सारा डेटा है। अब इसके अंदर क्या है कि ये मेरे को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्री बेस्ड रिजल्ट है, कंट्री डे 1 रूट है। तो मैं किसी भी एक डेटा को क्लिक कर लेता हूं, किसी भी एक डेटा को ओपन कर लेता हूं। देखो डबल कोट्स में पूरा पूरा डेटा बना हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर रॉ डेटा पे क्लिक करूंगा और ये रॉ हो गया। एक मिनट, जेसन फॉर्मेट में देखते हैं डिस्क्रिप्शन। ओके, तो स्लैश कंट्रीज डालना है इसके आगे मैंने डाला स्लैश कंट्रीज। तो ये देखो ये हमारे पास रिकॉर्ड, जो कोविड का रिकॉर्ड है ना, किन किन कंट्रीज में कोविड गया हुआ है, उस पूरे का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसको अगर उसमें रो डेटा की फॉर्म में हमें देखना है तो रो डेटा की फॉर्म में भी हम लोग देख सकते हैं। देखो डबल कोट्स के अंदर ये पूरा रिकॉर्ड बने हुए हैं और एक के बाद एक रिकॉर्ड इंसर्टेड है। ठीक है, वो दुनिया की हर कंट्री, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इसके अंदर है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो इसको वापस जाते हैं हम लोग नॉर्मल अपडेट्स पे। तो यहाँ पे कंट्री डे 1 टोटल, कंट्री रूट इसमें बोला है इंडियन देखते हैं, इंडिया कोविड का इंडिया का देखते हैं। एक मिनट, कोरोना वायरस कोविड इंडिया ये इन्होंने एक एपीआई बनाया हुआ है ऑलरेडी, और इसका एपीआई, हाँ देखो इसको ओपन करते हैं लिंक को। तो ओपन करते ही रॉ डेटा 1.json की फॉर्मेट में ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। रॉ डेटा पे क्लिक करते हैं। एक मिनट, ये लोड होगा, टाइम लेगा, डेटा बहुत ज़्यादा है इसलिए टाइम लेगा ये। ठीक है, तो इसको देखो ये आ गया डेटा सारा, ये इंडिया का डेटा है सिर्फ। ठीक है, 0 पे क्लिक करते हैं, ओपन होगा, देखते हैं अभी क्या कहता है ये। तो
इसको हम खोलते हैं सी, पोस्टमैन हमारा ऑन हो चुका है, पोस्टमैन में डालते हैं इसको और गेट करते हैं। एरर क्या है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे, अच्छा ठीक है, तो ये जो है कनेक्शन स्ट्रिंग पूरी दे रहा है, तो इसके अंदर ये देखो 0 मतलब फर्स्ट डे, एज ब्रैकेट 20, बैकअप नोट स्टूडेंट्स फ्रॉम वुहान, करंट स्टेटस रिकवर्ड, डेट अनाउंस 30 जनवरी 2020, मतलब पिछले साल का है, थ्रिसूर में ये लोग आए थे केरला, ठीक है, जेंडर इनका क्या था, पूरा डेटा रिकॉर्ड इनका यहाँ पे ये अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो ये भी डेटा जो है ना मोंगोडीबी या किसी भी डेटाबेस, किसी भी नो सीक्वल टाइप के डेटाबेस के अंदर ये डेटा स्टोर्ड है, और इस डेटा को हमने इस यूआरएल के थ्रू फैच कर लिया है। हमारा सिर्फ काम क्या था कि हमें ये यूआरएल डाली और डालने के बाद में हमारे पास पूरा पूरा डेटा आ गया है। तो यहाँ पे जो हम एपीआईज बनाएंगे अपने नोड एप्लीकेशन के अंदर, जो भी एपीआईज बनाएंगे वो इसी तरीके की होगी, मतलब वो एक बेसिकली यूआरएल होगी, वो यूआरएल होगी, और उस यूआरएल को हम अपने फ्रंट एंड से कॉल करेंगे, और जब वो यूआरएल हिट होगी तो वो एपीआई जो है एज अ रेस्पॉन्स हमें इस तरीके का डेटा पूरा का पूरा बना के भेजेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे ये डेटा बनाया था, तो इसके अंदर मान के चलो कि भाई एक रिकॉर्ड तो ये आ रहा है, कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि रिकॉर्ड के अंदर कोई क्लैश ना हो, ठीक है। एक रिकॉर्ड यहाँ पे 3 रिकॉर्ड अवेलेबल है, ठीक है, एक निमित नाम का है, दूसरा राहुल है, तीसरा भी राहुल नाम का है, ठीक है, बट इसके अंदर फील्ड्स थोड़े से कुछ चेंजेस होंगे, जो भी अगर चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर लो इस तरीके से, ठीक है। तो ये चेंजेस है। अब हम लोग ऐसा एपीआई बनाएंगे जो यहाँ पे इस पूरे रिकॉर्ड को फैच करके हमारे सामने एज अ इस फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में या रो डेटा की फॉर्म में, किसी भी एक फॉर्म में हमारे सामने वो प्रेजेंट कर सके। तो उस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना यहाँ पे नोड की एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उस एप्लीकेशन के अंदर एक्सप्रेस वाले मॉड्यूल को यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए विजुअल स्टूडियो कोड जो है मैंने आप लोगों को बोला था इंस्टॉल करने के लिए, अगर इंस्टॉल कर लिया है तो ठीक, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिएगा। और उसकी जगह आप एटम्स भी यूज कर सकते हैं, एक एटम एक एडिटर होता है वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं तो आप चाहें तो नोटपैड या वर्डपैड जैसा कुछ भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर बनाता हूं। इस फोल्डर का नाम मैंने रखा सपोज करो IBS और क्रिएट कर दिया ये फोल्डर, ये IBS है। अब क्योंकि इसके अंदर वैल्यू काफी ज्यादा होगी तो इसको डेस्कटॉप पे रखने की बजाय मैं अपने ड्राइव के अंदर रखता हूं। पेस्ट, ठीक है। ओके, IBS ऑलरेडी बना हुआ है ना, ठीक है। स्किप एक नया फोल्डर दूसरे नाम से बना लेते हैं फिर। चलो सैंपल के नाम से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, IBS यूज हो जाएगा फिर, ठीक है। ये मैंने फोल्डर एक बनाया हुआ है और इस फोल्डर के अंदर मुझे सारा का सारा काम करना है। अब यही डायरेक्टरी रहेगी जो मेरी गिट से भी लिंक्ड होगी, यही डायरेक्टरी होगी जो मेरी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी यूज होगी, और यही डायरेक्टरी से मैं सारा का सारा काम अपना एग्जीक्यूट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, विजुअल स्टूडियो कोड या टर्मिनल दोनों में से कोई भी ओपन कर सकता हूं अगर चाहूं तो, ठीक है। तो मैं टर्मिनल लेता हूं, टर्मिनल के अंदर मैं CD सैंपल करता हूं। अब मैं उस डायरेक्टरी के अंदर मूव कर दिया। क्या इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है, मुझे बताओ। टर्मिनल यूज करना आता है ना आप लोगों को? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता देना इसके अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, इसके अंदर कुछ भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फोल्डर बनाया मेरे डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी ड्राइव में, और जाने के बाद मैंने CD मतलब चेंज डायरेक्टरी और उस फोल्डर का नाम डाला, तो मैं उस फोल्डर के अंदर एंटर कर गया हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे नोड पैकेज मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, ठीक है। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, कमांड लिखूंगा npm इंस्टॉल। ये कमांड तभी रन करेगी जब आपके सिस्टम के अंदर कोर डायरेक्टरी के मतलब सिस्टम की C ड्राइव के अंदर ऑलरेडी नोड इंस्टॉल होगा, एज अ सॉफ्टवेयर नोड इंस्टॉल होगा। npm इंस्टॉल या फिर मैं npm init भी कर सकता हूं, init, ओके। तो मैंने इसके अंदर एंटर किया। अब ये नेट से कुछ फाइल्स पैकेज वगैरह डाउनलोड करेगा, अगर करना है तो आप कर सकते हैं। पैकेज नेम आप रखना चाहते हैं सैंपल है, सैंपल रहेगा। वर्जन 1.00। डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप एंटर मारते रहिए। और एंट्री पॉइंट, ठीक है, टेस्ट कमांड, गिट रिपोजिटरी, कीवर्ड्स, ऑथर, लाइसेंस, इज दिस ओके,
यस, और ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हम फोल्डर में वापस जाते हैं तो देखो यहाँ पे package.json नाम की एक फाइल हमारे पास बन के आ गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा नोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे एक ये नोड मॉड्यूल हमारे पास ये बन गया है। ठीक है, वापस टर्मिनल में जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस -सेव और एंटर मारूंगा मैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये नेट से डाउनलोड होगा। इसकी जो फाइलें हैं, जो भी नेसेसरी फाइलें हैं, सब नेट से डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर पॉसिबल हो तो आप एक मतलब अनलिमिटेड डेटा वाला कनेक्शन लेकर के चलिएगा, ताकि स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो एक पैच वर्जन अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं तो इसको इंस्टॉल करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, ये आपका इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब हम वापस अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं तो एक नोड मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर हमारे पास बन गया है। देखो हम सैंपल वाले फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पे नोड मॉड्यूल के नाम का फोल्डर बन गया है। इसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारे डायरेक्टरीज ऑटोमेटिक बन के आएंगी, ये सब डाउनलोड हुई है सारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बन गया। अब बनने के बाद में हम बनाएंगे एक्सप्रेस.js वाली ऐप। ठीक है, एक्सप्रेस.js की ऐप। एक्सप्रेस.js की अगर ऐप बनानी है तो वो हम डायरेक्टली हम लोग एक कमांड है उससे हम लोग एक्सप्रेस.js की ऐप बना सकते हैं। तो एक्सप्रेस.js की ऐप बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं इसके अंदर VS कोड के अंदर इस फोल्डर को अटैच करूंगा। यहां पे ओपन फोल्डर किया और सैंपल ओपन किया। ओके, तो यहाँ पे पूरी की पूरी डायरेक्टरी है हमारे पास बन के आ गई। पैकेज जेसन यहाँ पे बन गया, पैकेज लॉग जेसन बन गया और नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे ऑलरेडी तैयार है। अब मुझे सिर्फ एक्सप्रेस की एक ऐप चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेस की ऐप के लिए मैं चाहूं तो प्री डिफाइंड कमांड जो है ना, जैसे एक्सप्रेस जेएस में वेबसाइट पे आप लोगों ने देखी होगी। देखो एक्सप्रेस जेएस की वेबसाइट भी देख लेते हैं एक बार। एक्सप्रेस जेएस की वेबसाइट जो है, इस पे आप लोगों को हेलो वर्ल्ड मतलब जो बेसिक ये एक्सप्रेस हमने ये तो कर दिया, इंस्टॉल कर दिया है। जो एक ऑटोमेटिक ऐप बनाने की जो वो है क्या बोलते हैं कमांड है, वो कमांड यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगी अगर आपको वो यूज करनी है तो। ठीक है, अदरवाइज आप लोग मैनुअली इसके अंदर ऐप बना सकते हैं। ठीक है, मैनुअली पूरी की पूरी सिस्टम जो है आप पूरा पूरा बनाएंगे और बनाने के बाद में यहाँ पे ये पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा आपके पास। पूरा ये जो जैसे सिस्टम दिखा रहा है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम वहां पे ऑलरेडी तैयार मिलेगा। बट क्या है कि हमें अपनी वाली जो चाहिए होती है ना, जो क्या बोलते हैं जैसे अपनी वाली अपने हिसाब से हमें अगर कोई डायरेक्टरी बनानी है, अपने हिसाब से हमें सिस्टम पूरा पूरा तैयार करना है, तो उस पूरे पूरे सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सप्रेस जनरेटर को यूज नहीं करते। ये जो एक्सप्रेस जनरेटर है ना, देखो जैसे यहाँ पे मैं npx एक्सप्रेस जनरेटर ये वाली कमांड है, इसको कॉपी करके आप लोगों को यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूं और पेस्ट करके एंटर मारूं तो अभी देखिएगा क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक एक एप्लीकेशन जनरेट कर देगा। ठीक है, इसको यस कर दीजिए और ये हो गया इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। क्या कह रहा है ये, हाँ ठीक है, रन द डिबग। ओके, अब देखो अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो पब्लिक रूट्स और व्यूज के नाम से इसने ऑटोमेटिक एक डायरेक्टरी बना दी है और हम चाहे तो इसको रन कर सकते हैं। हम देखो जैसे सैंपल इसने बना के दे दिया है, वापस VS कोड में जाते हैं तो यहाँ पे देखो डायरेक्टरीज हमारी अपडेट हो गई है। ठीक है, पैकेज लॉग जेसन को मैं बंद कर देता हूं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ पूरा सिस्टम एक तैयार कर दिया एक्सप्रेस जनरेटर में। अगर हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं और नहीं तो मैनुअली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक एक फोल्डर हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर बिन में देखेंगे तो हमारे पास एक फाइल बनी हुई मिलेगी www के नाम की। ठीक है, ये हमारी इनिशियल फाइल होती है जिसके अंदर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होती है सारी। ठीक है, तो इसकी हमें इसको मतलब इसको टच करने की, इसको छेड़ने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली हमें पोर्ट वाला सिस्टम जो है, ये वाला सिस्टम हमें चाहिए होता है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर 3000 पोर्ट है, इसको 3001 कर सकते हैं, 3002 कर सकते हैं, जितने हम चाहे पोर्ट यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं। देन पब्लिक के अंदर हम देखेंगे तो ये इमेजेस वगैरह जो अगर कुछ चाहिए तो वो लेता है, अदरवाइज इसकी भी हमें इसको भी टच करने की जरूरत नहीं पड़ती। रूट्स index.js, देखिए जो गेट फंक्शन है उस गेट फंक्शन को हम यूज करते हैं तो यहाँ पे ये यहाँ पे आता है और इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करके ये वो रिटर्न करता है। ठीक है, यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो यूजर वाले पे यहाँ पे आएगा। app.js हमारा इंडेक्स फाइल होती है जो सबसे पहले काम करती है। ठीक है, तो app.js के अंदर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को ये पूरा सिस्टम मिलेगा और उसके अलावा
एरर और इंडेक्स और लेआउट ये बाय डिफॉल्ट जनरेटेड है सारे के सारे, इनकी हमें वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग अपने मैनुअली हम लोग अपना डिफाइन करेंगे सब चीजें, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि एक्सप्रेस जनरेटर की कमांड अगर आप यूज करते हैं तो वो पूरी की पूरी कमांड जो है आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बना करके देती है। इसको रन करना है, बहुत सिंपल है, टर्मिनल पे जाइए और जा करके npm स्टार्ट लिख दीजिए, एंटर मारेंगे। ये क्या एरर दिखा रहा है, कैन नॉट फाइंड कुकी पार्सर। ओके, कुकी पार्सर थ्रो एरर, एक सेकेंड, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल कुकी पार्सर। इसके नोड के मॉड्यूल पूरे नहीं आए हैं इसमें। अच्छा, एक सेकेंड, मॉड्यूल जो है ये पूरे नहीं आए इसलिए कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। नोड मॉड्यूल्स हम ऑलरेडी इसके अंदर फिर दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे। खैर, ये हमारे पास मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारा सिस्टम है एक्सप्रेस जनरेटर वाला, ठीक है। एक्सप्रेस जनरेटर वाले पे हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग अपना मैनुअली पूरा एक सिस्टम जनरेट करेंगे। तो ये सैंपल था। अब मैं क्या करूंगा कि एक और फ्रेश एक फाइल बनाता हूं, ठीक है। इसको तो मैं क्लोज कर देता हूं, फोल्डर को क्लोज फोल्डर, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, वैसे भी ये सैंपल था। तो IBS के नाम से एक फोल्डर हम लोग बना करके चल रहे हैं। IBS के नाम से देखते हैं, हमारे पास एक फोल्डर अवेलेबल होगा, IBS फोल्डर अवेलेबल है ये रहा, हाँ ठीक है। इस IBS फोल्डर के अंदर ही हम लोग काम करेंगे, इस सैंपल फाइल को अभी, ठीक है। तो IBS फोल्डर के अंदर हम लोगों को काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसी IBS फोल्डर को ओपन कर लूंगा, IBS, ओके। ये हमारा IBS फोल्डर, इसमें सैंपल फाइल एक ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो ये सैंपल फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको पड़े रहने देंगे, इसको यहीं रखे रहने देंगे। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर टर्मिनल ऑन करूंगा और IBS के अंदर npm इंस्टॉल, या एक्सप्रेस जनरेटर से कर देते हैं, चलो एक्सप्रेस जनरेटर से आपको दिखाता हूँ। ये एक्सप्रेस जनरेटर वाली कमांड कॉपी करी और npm नोट वर्जन तो ठीक है ना मेरा, हाँ 8.2 ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, एक्सप्रेस जनरेटर, ये ऑटोमेटिक एक फाइल को जनरेट करेगा, ठीक है। डेस्टिनेशन नॉट एम्प्टी, कंटिन्यू, यस। ये हमारे पास स्टार्ट हो गया npm इंस्टॉल। अब ये इसके अंदर npm वाले कुछ मॉड्यूल्स हमें चाहिए, तो इसलिए एक बार npm इंस्टॉल भी हम लोग यहाँ पे दोबारा रन कर लेते हैं, ताकि हमें कुछ भी अगर चाहिए हो तो npm इंस्टॉल से हमारे पास आ जाए, जो भी चीज कमी हो। ये हो गया है, ओके, 4 वल्नरेबिलिटी, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं इसको npm स्टार्ट करता हूं, तो देखते हैं हमारा सर्वर स्टार्ट होता है या नहीं होता। ओके, सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। और सर्वर कहां पे स्टार्ट होगा, सर्वर स्टार्ट होगा लोकल होस्ट पे, और लोकल होस्ट के पोर्ट नंबर 3000 पे। तो हम लोग वेब के अंदर जाएंगे, ये हमारी लोकल मशीन पे तैयार हो गए। तो मैं यहाँ पे डालूंगा लोकल होस्ट 3000/, जैसे मैं डालूंगा देखो आ गया एक्सप्रेस, वेलकम टू एक्सप्रेस, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने क्रिएट किया था, तो इसके अंदर एक्सप्रेस और वेलकम टू एक्सप्रेस कहां से आ रहा है, ये जो चीज आ रही है कहां से आ रही है, ये चीज आ रही है रूट से। रूट के अंदर इंडेक्स पे जाएंगे तो यहाँ एक्सप्रेस टाइटल आ रहा लिखा हुआ, और वेलकम टू एक्सप्रेस कहां से आएगा, देखिए ये एक्सप्रेस है, टाइटल की जगह पे मैं एक्सप्रेस की जगह पे यहाँ पे निमित कर देता हूँ, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करके देन मैं इसको फिर दोबारा रन करता हूं और अपने वेब सर्वर को फिर से रिफ्रेश करता हूं, तो यहां पे आ गया निमित। ये हमारा डेटा है, लेकिन ये डेटाबेस से नहीं आ रहा है अभी डेटा, मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, ये डेटाबेस से डेटा नहीं आ रहा है, ये सिर्फ एक रेस्पॉन्स है। हमारे पास जो रूट्स होते हैं इसके अंदर गेट, पुट और कौन से होते हैं बता सकते हो, एक गेट होता है, एक पुट होता है, और पोस्ट होता है सर, पोस्ट होता है। वेरी गुड। देखो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है पूरी की पूरी, जितनी तरीके की कमांड हमारे पास अवेलेबल है अपने पोस्टमैन के अंदर हम लोग देख सकते हैं। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, कॉपी, हेड ऑप्शन हम लोगों को बेसिकली यूज कौन कौन से होंगे, गेट होगा, पोस्ट होगा, पुट होगा और डिलीट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा ये यूज किए जाते हैं। तो यहां पे भी अगर मैं चाहूं तो लोकल होस्ट को कॉल कर सकता हूं, लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट कॉलन 3000। एक मिनट, लोकल होस्ट गेट है ना, हाँ ये आ गया, देखो आउटपुट ये है बॉडी के अंदर, हाँ ठीक है, ये आ गया निमित, और यहाँ पे आ रहा वेलकम टू निमित।
ठीक है। तो यहां से हम लोग अपने रूट्स डिफाइन करेंगे और रूट्स की डायरेक्टरी किस तरीके की होगी, मतलब जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमें चाहिए हमारे सिस्टम के लिए, वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके का होगा। कैसा होगा कि उसके अंदर ना हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे ना हम लोग कुछ फोल्डर्स ऐड ऑन करेंगे, कुछ फाइल्स जो हैं ये जो ऑलरेडी बनी हुई फाइल है इनको डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद इनको हम कुछ नई फाइलें इसके अंदर ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद में अपना प्रोग्राम रन करना शुरू करेंगे। तो फिलहाल बेसिकली आप लोगों को आज जो देखना है वो चीज है कि आपको अपने उसमें एक नोड की एप्लीकेशन कैसे बनानी है, और उस नोड एप्लीकेशन को किस तरीके से आपको रन करना है। आज का टास्क सिर्फ इतना है, और इसके अलावा ज्यादा कुछ मैं आपको लोड आज नहीं दे रहा हूं फिलहाल, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, ज्यादा कुछ लोड नहीं दूंगा। बेसिकली आज का टास्क ये है कि सबसे पहले तो एक ऐप Node.js में आपको एक ऐप बनानी है, ठीक है, और वो ऐप एक्सप्रेस बेस्ड होगी। देखो एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस हर जगह एक्सप्रेस यूज होगा, एक्सप्रेस बेस्ड ऐप होगी। उस एक्सप्रेस बेस्ड ऐप को आपको यहाँ पे यूज करना है और रन करके देखना है कि आपका ये पूरा का पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इंडेक्स वाली फाइल से हमारे पास इंडेक्स वाली जो फाइल होती है वो सबसे पहले हिट होती है, तो गेट वाले के अंदर ये आ रहा है। यूजर्स पे देखोगे तो यूजर में गेट है, ठीक है। तो यूजर वाला अगर आप राउटर लोगे तो उसके अंदर अलग तरीके से वो काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल app.js के अंदर देखो यहाँ पे ये ना, अगर आप स्लैश लगाते हो तो इंडेक्स राउटर एग्जीक्यूट होगा, और अगर आप यूजर्स लगाते हो तो यूजर वाला राउटर एग्जीक्यूट होगा। मतलब देखो URL को समझने की कोशिश करना। URL हमने डाली लोकल होस्ट 3000 और उसके आगे डाला स्लैश, एक मिनट, लोकल होस्ट 3000 स्लैश। लोकल होस्ट 3000 स्लैश का मतलब है कि वो सिस्टम में पोर्ट पे जाएगा 3000 पे। हमने यहाँ पे पोर्ट कौन सा डिफाइन किया हुआ था, मैंने बिन में बताया था ना आपको स्टार्टिंग में। देखो यहाँ पे पोर्ट कौन सा डिफाइंड है, 3000। तो 3000 पोर्ट पे जाएगा, और उस पोर्ट पे क्या देखेगा, उस पोर्ट पे देखेगा एप्लीकेशन कौन सी रन हो रही है। एप्लीकेशन कौन सी रन होती है, सबसे पहले इंडेक्स रन होता है, तो इंडेक्स वाले पेज पे जाएगा, और उसमें क्या है, यहाँ पे हमने स्लैश दिया हुआ है। तो अगर लोकल होस्ट 3000 के आगे स्लैश लगा हुआ है तो यानी कि वो स्लैश वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने जैसे ये लगाया तो टाइटल के अंदर वैल्यू हो गई निमित, और ये रेंडर करके इसको एज एन आउटपुट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यूजर वाला है तो यूजर वाले में स्लैश है, लेकिन स्लैश से पहले क्या है कि देखो हमें यहाँ पे यूजर्स लगाना है, तो मैं यूजर्स लगा के देख लेता हूँ। लोकल होस्ट 3000 स्लैश यूजर्स, एंटर मारते हैं तो देखो रेस्पॉन्ड विद रिसोर्स लिखा हुआ आ रहा है। रेस्पॉन्ड विद रिसोर्स का मतलब कि यूजर्स के अंदर हमने यही चीज यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे वेलकम टू माय Node.js बैकएंड ऐप, इसको मैंने करा सेव किया, सिस्टम को फिर से रन करता हूं मैं, npm सर्वर स्टार्ट किया और यहाँ पे इसको रीलोड किया। रीलोड करते वेलकम टू माय Node.js बैकएंड ऐप आ गया, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को देखनी है, एक अपनी ऐप कैसे क्रिएट करनी है। ऐप क्रिएट होगी हमारे पास जब हम इसके अंदर एक्सप्रेस जनरेटर के थ्रू हम लोग ऐप बनाएंगे। हम लोगों ने यहां से कमांड दी थी ये रही, ठीक है। इस लिंक को मैं आप लोगों को दे देता हूं चैट बॉक्स में, ठीक है। ये मैं यहाँ पर डाल देता हूं एक्सप्रेस जनरेटर। तो इससे आपको एक्सप्रेस की एक ऐप बनानी सीखनी है, और MongoDB अगर किसी का इंस्टॉल नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लेना, और MongoDB के अंदर भी डेटाबेस बना करके देख लेना। तो आज हम लोगों ने दो चीजें सीखी। सबसे पहली चीज तो एक डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने MongoDB की सर्वर जो सर्विस है उसको स्टार्ट करेंगे। तो MongoDB की सर्वर सर्विस स्टार्ट करनी है, तो मैंने लिखा Mongo, और Mongo के बाद क्लिक, जैसे ही सर्वर स्टार्ट हो गया तो उसके बाद में यूज कमांड यूज करके मैंने एक डेटाबेस बनाया। जो डेटाबेस का जो भी नाम डालना चाहता हूं मैं, सैंपल डालना चाहता हूं, कुछ भी डाल दूं, तो मैंने एक डेटाबेस बनाया। उस डेटाबेस के अंदर मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ठीक है। उस रिकॉर्ड की वजह से क्या हुआ, वो डेटाबेस हमारा एग्जिस्ट करने लगा। और वही सेम चीज मैंने क्या करी, जो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग दी हुई है, इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने कंपास के अंदर डाला, और मैं इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। कंपास के अंदर इस पॉइंट पे मैंने वो कनेक्शन स्ट्रिंग डाली, और जैसे ही मैंने वो कनेक्शन स्ट्रिंग डाली, कनेक्ट किया, तो जो मेरा डेटाबेस बना था वो डेटाबेस मेरा यहाँ पे तैयार होकर के आ गया। जैसे पुराने वाली उस पे ही मैं कनेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे मैंने बनाया था कौन सा, मैंने सैंपल नाम का बनाया था, और उसके अंदर यूजर नाम का एक डेटाबेस डाला था, एक रिकॉर्ड डाला था। इसके अंदर यहाँ से भी मैं रिकॉर्ड डाल सकता हूँ अगर चाहूँ तो। इसके अंदर ऐड डेटा पे क्लिक करूंगा और डॉक्यूमेंट इंसर्ट,
तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं डेटा डाल सकता हूँ। कैसे? वही जैसे वहाँ पे बनाया था वैसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जैसे HTML में डाला था। तो मैं यही वाला रिकॉर्ड कॉपी कर लेता हूँ पूरा और इसी को इंसर्ट कर देता हूँ उसमें। कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इंसर्ट करता हूँ तो कंटेन एरर्स, क्या एरर है? इंसर्ट नॉट प्रोवाइड का डॉक्यूमेंट कंटेन एरर्स। एक सेकेंड, सिर्फ एक रिकॉर्ड डालते हैं। ओके, एक सिंगल रिकॉर्ड जाएगा ना एक टाइम पे। अच्छा, यहीं पे गड़बड़ है। एक सेकेंड एड्रेस वाली इसको हम नंबर एज ए नंबर भी डाल सकते हैं अगर चाहे तो, बट यहाँ पे ये एरर क्यों दिखा रहा है? डिलीट, राइट, इंसर्ट नहीं ले रहा, एक मिनट। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट कंटेंट, अच्छा इसमें ब्रेसेस ऑटोमेटिक लगते हैं, राइट। ले रहा है? नहीं ले रहा। इसको देखना पड़ेगा कलेक्शन क्यों नहीं लेता है ऐसे। ओके, कोई बात नहीं, इसको मैं देखता हूँ, फिर देख करके फिर आप लोगों को बताऊंगा। सर डबल कोटेशन तो नहीं लगेगा? नहीं, डबल कोट्स नहीं, सिंगल कोट ही लगेगा। डबल कोट्स तो लेगा ही नहीं है बेसिकली, बट मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिसके अंदर ये नहीं ले रहा है। एक्सप्लेन डॉक्यूमेंटेशन में सैम्पल डॉट यूजर के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको देख करके आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ से हम लोगों को डेटा क्योंकि डालना ही नहीं, क्योंकि डेटाबेस के अंदर अगर हम लोग यहाँ से डेटा डालेंगे तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में और NoSQL में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। SQL में भी हम लोग यहीं से डेटा डालते हैं, लेकिन हमें यहाँ से डेटा डालना ही नहीं है। डेटा डालना है हमें सारा का सारा डेटा, जितना भी हम लोग को डालना है वो सारा APIs के थ्रू डालना है। उसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब हमें चाहिए भी नहीं दूसरा कोई ऑप्शन, ठीक है। तो APIs के थ्रू हम लोग डेटा डालेंगे और APIs के थ्रू डेटा हम लोग, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे डालेंगे। फिलहाल हम लोगों को करना क्या है कि APIs बनाने के लिए पहले हमें एक एक्सप्रेस ऐप बनानी है, ठीक है। और इस एक्सप्रेस ऐप को फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपने इसमें एक्चुअली में यूज करेंगे। बेसिकली आज के लिए टास्क यही है, ठीक है। और आप लोग जैसे ही एक्सप्रेस ऐप बनाएंगे तो इसको एक्सप्लोर करिएगा और फिर उसके बाद में जो एक्चुअल डेटा है, ठीक है, जो इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर वाला जो डेटा है वो डेटा के फील्ड्स में आप लोगों को दूंगा, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट ट्यूसडे वाली क्लास के अंदर दूंगा जो एक्चुअल फील्ड होगी, ठीक है। और उस फील्ड के ऊपर हम लोग यहाँ पे स्कीमास बनाएंगे और स्कीमास के हिसाब से फिर हम लोग बनाएंगे ये पूरा ऐप, और ये लोकल मशीन पे चलेगा। और देन बाद में इसी ऐप को जो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, इसी ऐप को हम लोग फिर अपने इस पे क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे और डिप्लॉय करने के बाद उसको लाइव अपनी ऐप में अपने मोबाइल के अंदर देखेंगे कैसे काम करता है वो, ठीक है। तो अब ये हमने जैसे ऐड किया है, तो अब ये क्या है कि ये पूरा डेटा जो है उसको हमें गिट पे अपने स्टोर करना है। जो रेपोजिटरी है ना गिट पे हमारी बनी हुई, ये जो रेपोजिटरी ऑलरेडी बनी हुई है, इस पे हमें अपलोड करना है, कमिट करना है इसको, जो भी हमने चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे अपनी एक ब्रांच बनानी है, ठीक है। मेन में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, मैं फिर से आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि जब भी हम लोग गिट पे काम करते हैं तो एक बात ध्यान रखना है कि जो पहले मास्टर होती थी वो अब मेन होती है ब्रांच, ठीक है। पहले मतलब अक्टूबर 2020 से पहले ये मेन ब्रांच की जगह मास्टर ब्रांच बोलते थे इसे, लेकिन ये मेन ब्रांच कर दिया इन्होंने नाम इसका, ठीक है। तो जो मेन ब्रांच होती है उसके अंदर आपको डायरेक्टली कमिट नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखिए। आपको अपनी ब्रांच बनानी है यहाँ पे अपने नाम से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अपनी ब्रांच बनाता हूँ, निमित के नाम से क्रिएट करता हूँ ब्रांच, ये मैंने क्रिएट करी निमित, ठीक है। और इस ब्रांच के अंदर आकर के मेरे को यहाँ पे डेटा अपलोड करना है। तो डेटा अपलोड करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे गेट स्टेटस चेक कर लेता हूं, ठीक है। ओके, अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, अनट्रैक्ड फाइल भी है, ओके। वहां से क्योंकि पुल नहीं लिया था मैंने, वहां पे किसने, शायद सिद्धांत ने इसके अंदर चेंज किया था ना, नहीं इसके अंदर कंट्रीब्यूटर जो है निखिल ने, ओके, निखिल ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया था,
तो ये मैंने पुल नहीं लिया हुआ, तो वहां पे जो है ना इशू आएगा उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि पहले उसका एक पुल लूंगा, तो ये वाला पूरा पूरा सिस्टम। हाँ, क्या कह रहे हो? एक मिनट। हाँ ठीक है, फिर वो यहाँ से हटा ही देता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, गिट कमिट करता हूँ, गिट कमिट ओरिजिन मेन कि मेन ओरिजिन डिड नॉट फाइल एनी नोन टू गिट। अच्छा ठीक है, मेरे को यहाँ पर रिमोट ऐड करना पड़ेगा ना, राइट। ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से फिर वो पूरा ये पूरा फाइल जो है ना ये तुम्हारी तरफ से अपडेट होगी, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे पूरा डिलीट करके दोबारा फ्रेश एक रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, और इस फाइल को मैं हटा दूंगा यहाँ से। तो तुम लोग इसका पुल ले लेना फर्स्ट। तो तुम लोगों को यहाँ पे अपना एक ब्रांच क्रिएट करना है अपने नाम से, ठीक है। मैंने अपना क्रिएट कर दिया, तुम लोग भी अपना ब्रांच क्रिएट कर देना, और मेन पे कोई भी कमिट ना करें, इस चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि मेन पे कमिट नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ब्रांच पे कमिट करना है, ठीक है। अपनी ब्रांच पे कमिट करना है, और फिर उसको हम लोग जब हमें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग उसको अपने हिसाब से यहाँ पे मर्ज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट में आप लोग जाएंगे, IBS नाम का एक प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखेगा अपने विंडो के अंदर, और इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे आप लोगों के टास्क जो हैं वो अलॉट होंगे, और इसी के अंदर आपको स्टेटस अपडेट करना है। आई होप कि ये पूरा सिस्टम आप लोगों को क्लियर है, बट अगर क्लियर नहीं है तो मैं फिर भी एक बार और आप लोगों को बता देता हूं कि टेस्टिंग, जैसे यहाँ पे टू डू वाले टास्क आएंगे जो आपको टास्क करने हैं, और वो टास्क जो है ना आपको मूव करने, लाइक कि आपके जो टीम लीडर हैं वो इन पर्टिकुलर टास्क को अलॉट करेंगे कि हाँ अभी ये टास्क अलॉटमेंट में गए हैं, ठीक है। किसी भी बंदे को जिस पर्सन को अलॉट करना है उनको सबको ये अलॉट कर देंगे। अलॉट करने के बाद में ये फिर जब आप लोग इस पे काम शुरू करेंगे तो इसको इन प्रोग्रेस में डाल देना है, ठीक है। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए और आपको इसको रिव्यू के लिए डालना है तो आप इसको उठा करके रिव्यू के लिए डालेंगे। मैं यहां से जब इसको रिव्यू कर लूंगा टास्क को, उस टास्क को रिव्यू करने के बाद में मैं इस पर्टिकुलर टास्क को डन की कैटेगरी में डाल दूंगा कि ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया है। और ये डन जब हो जाएगा तो इसके बाद में आपको वहां पे रिपोर्ट फाइलिंग के टाइम पे अपना लिखना है कि हाँ मेरे इतने पर्टिकुलर टास्क थे, सॉरी रिव्यू में, जब आप रिव्यू में डाल देंगे, अपनी तरफ से रिव्यू में डाल देंगे, तो आपको वहां पर रिपोर्टिंग के अंदर इसको पूरे के पूरे को डालना है कि हाँ ठीक है, यहां इस पॉइंट से मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया और ये सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग के अंदर ये पूरा सिस्टम आप लोगों को करना है। बट बिफोर दैट क्या है कि आपके जितने भी टास्क होंगे वो सारे सारे यहां पे आएंगे। तो टास्क में जैसे मैं एक नया इशू रेज करता हूं, और इशू का नाम है टास्क फॉर डे 1 बैकएंड नंबर 1, क्रिएट अ MongoDB database। Number 2, create a new Express app, ओके। और ये आप लोगों को करना है ये दो काम, हाँ आज के ये 2 काम है जो आप लोगों को करने हैं। इसके बाद में इसको सबमिट करने से पहले मैं इसको प्रोजेक्ट के अंदर डाल देता हूं IBS, और असाइनीज में यहाँ पे अनुभव है कि अर्जित है, निखिल है, राहुल है, निशा और जॉयता जब एक्सेप्ट कर लेगी तो जॉयता का भी इसमें नाम मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को ये टैग कर दिया इसमें, और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी एक नए उसके लिए। और सबमिट न्यू इशू, तो आप प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट में एक इशू जनरेट हो गया होगा, ये आ गया टास्क फॉर द डे 1 बैकएंड। ये वाला मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। जब आप लोग अभी क्या करना है, जब आप लोग इसके ऊपर काम शुरू करेंगे तो इसी पूरे सिस्टम को यहां से अलॉटमेंट में आप डाल देंगे, और बेसिकली मैं अभी इसको इन प्रोग्रेस में डाल देता हूं, ठीक है। हालांकि ये काम आपके टीम लीडर करेंगे, जब आपसे रिपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ इसके ऊपर काम शुरू हो गया तो ये आप टीम लीडर आपके इसको उसमें डाल देंगे। जब ये काम आप लोगों का पूरा हो जाए, ठीक है, तो आप लोग अपने टीम लीडर को रिपोर्ट कर दीजिएगा। तो टीम लीडर क्या है कि इसको टास्क फॉर द डे 1 बैकएंड को उठा करके यहाँ पे रिव्यू के अंदर डाल देंगे, और फिर मैं इसको डन के अंदर इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगा। ये अलॉटमेंट के अंदर इन प्रोग्रेस के अंदर मैंने डाल दिया है टास्क,
ठीक है। और ये इसके साथ में आज का हम लोग ये हो गया पूरा जो आप लोगों को बताना था। और नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम लोग पूरा देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और अपना प्रोजेक्ट जो है मतलब हमारा डेटा क्या होने वाला है और क्या करने वाले हैं। उसके साथ में क्या होगा कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक जितने भी लोग बैकएंड के अंदर काम कर रहे हैं उन सबको टास्क मिल जाएगा। टास्क कौन सा, एक्चुअल में जो डेटा है ना, ये यूजर का डेटाबेस आपको बनाना है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या फील्ड आप लोगों को रखनी है वो फील्ड्स आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है गाइस। सो हाँ बताओ। तो मैंने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया आपका। अच्छा, एक मिनट, एक सेकंड में फिर टेस्टिंग टास्क में D1 के अंदर मैं यहाँ पे ऐड करके देखता हूँ एक बार। जोयता हाँ मैंने टैग कर दिया है, ठीक है सर मेरा भी हो गया, वो नीचे आ रहा है अपने कान। हाँ एक सेकंड, हाँ सेट तुम्हारा भी हो गया, हासिल सेट। और कोई रह गया है? सबका हो गया ना, ठीक है। सर इसको हमें, इस प्रोजेक्ट को हमें फॉर्क तो नहीं करना? इसको फॉर्क नहीं करना है, नहीं फॉर्क नहीं करना है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये प्रोजेक्ट अपना यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा, इसको फोक वगैरह कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना। और बाकी जैसे भी जरूरत होगी तो मैं तुम लोगों को कम्युनिकेट कर दूंगा कि इस पर्टिकुलर चीज पे आपको अभी इस टाइम ऐसे काम करना है, ठीक है ना। तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा उस चीज के लिए। अगर कुछ चेंजेस इसके अंदर करने होंगे तो फिलहाल के लिए तो यही है कि इतना ही आप लोगों को काम करना है, इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं करना है। और बाकी बैकएंड के अंदर हम लोग काम करेंगे। और आज के लिए आपका एक मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ कुछ काम रह गया। गिट का किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को थर्सडे को आप मतलब वेडनेसडे को मेरे को आप नोटिफाई कर देना, ताकि थर्सडे को मैं आप लोगों का इसका रिव्यू ले सकूं, ठीक है। थर्सडे को आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बता दीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट मंडे हम लोग जब उसके लिए मिलेंगे, फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन के लिए मिलेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग पूरा फ्रंट एंड का देखेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड का। बट बिफोर दैट आप लोग ये काम कर लीजिएगा। और इसके साथ में एक्सप्रेस वाली ये वेबसाइट जो है इसको पूरी अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। ये एक्सप्रेस एपीआई रेफरेंसेस, एपीआई गाइड्स, पूरी राउटिंग और वगैरह सब कुछ इसके ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। इसको एक्सप्रेस मतलब इसको आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। और इसके बाद में आज मोडी भी एक्सप्रेस हो गया, अच्छा ओके। एक लास्ट चीज रह गई है, वो है आज के सिलेबस के हिसाब से, वो उसका नाम है एडोबी एक्सडी। किसी ने सुना है एडोबी एक्सडी? यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। यूजर इंटरफेस हम लोग इससे डिजाइन करते हैं और काफी अच्छे डिजाइन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। हमारे जितने भी यूजर इंटरफेसेस मिलेंगे आप लोगों को बनाने के लिए फ्रंट एंड के अंदर, वो सारे एडोबी एक्सडी के अंदर मिलेंगे, एडोबी एक्सडी के थ्रू बने हुए मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास में इसकी कोई नॉलेज नहीं है या कुछ कम नॉलेज है या कुछ भी है, तो इसका आप ट्रायल भी ले सकते हैं एडोबी एक्सडी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। एडोबी एक्सडी ये फ्री, एडोबी की तरफ से फ्री है ये हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लर्न एंड सपोर्ट के अंदर जाकर के इसको सीख सकते हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं कि किस तरीके से कंपोनेंट्स या ये यूजर इंटरफेसेस डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कुछ देखना हो तो इसके अंदर से देख सकते हैं, काफी अच्छे डिजाइन हैं। इसके अंदर रेफरेंसेस आप लोगों को मिल जाएंगे कि किस तरीके से यूजर इंटरफेस तैयार किए जाते हैं। और ये बहुत सारे हर तरीके के, सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं, यहाँ पे आपको वेब के भी बहुत सारे यूजर इंटरफेस मिल जाएंगे जिसके अंदर आप लोग डिजाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स, और जो भी चीज आप लोग डिजाइन करना चाहें वो आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये एडोबी एक्सडी का मेरे को इंट्रोडक्शन देना था। और आज की क्लास के लिए हमारे पास हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो अभी आप